माइक ऑन ही करना भूल गया था मैं। मैंने कहा कि वेलकम टू द क्वेरी सेशन। ये एक जूम मीटिंग है। इसमें 53 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, यानी आप में से 53 बच्चे हैं जो क्वेरीज पूछने के लिए आए हैं। और चाहे तो हम लोग यहाँ से ऑडियो से भी बात कर सकते हैं, वीडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उससे परफॉर्मेंस लो हो जाती है और कोई कारण नहीं है। इसलिए हम अपने पास उसी प्रकार से क्लास करते रहेंगे जैसे कर रहे थे। पहला पॉइंट तो ये आता है कि क्वेरी नंबर 1 जो हमारे पास यहाँ पर होगी, वो एक तो हो गई साहब क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 आपकी क्वेरी है? या आपको क्वेश्चन नंबर 5 घर से करने के लिए दिया था हमने? तो वंश ने कहा हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेरी है हमारी, सक्षम की भी है क्वेरी, लेकिन ज्योति की नहीं है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्विकली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A Limited is an entity who prepares its financial statements based on accounting standards. यानी कि ये कोई एंटिटी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर काम करती है। Following is the draft financial statements for the year ended 31st March 2001. All figures are in millions. वैसे ये बताओ, क्या आपके कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? द आंसर इज नो। आपके कोर्स में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंड एस। इसीलिए क्या ये क्वेश्चन फालतू हो गया? ये क्वेश्चन फालतू हो गया। तो पर मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को एज पर इंड एस कराऊंगा, ओके, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। तो हम अपने पास इस क्वेश्चन को एज पर इंड एस करने वाले हैं। शेयर होल्डर फंड में लिखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर इसके बाद लिखा है ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर नोट नंबर 1। बैलेंस शीट के नीचे नोट दिया हुआ है, द कंपनी हैज अचीव्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू in its consultancy services in South Asia. कंपनी हैज अचीव्ड मतलब प्राप्त कर लिया। मेजर ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला। तो कंपनी के पास प्राप्त किया उसने एक मौका, इन इट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में उसे एक मौका मिला। Following which it has entered into contract of rendering services with Floral Incorporated for 12 billion during the year. तो फटाफट से बताओ, क्या कंपनी में खुशी की लहर दौड़ गई कि नहीं? कंपनी को एक मौका मिला है साउथ एशिया में काम करने का, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जो कि $12 बिलियन का है। The termination clause of the contract is equivalent to 14 million. What is termination clause? कि अगर आपने काम ठीक से नहीं किया तो आपको जुर्माना लगेगा। कितने का जुर्माना लगेगा? 14 मिलियन का। इट इज पेबल इन केस ट्रांजिशन टाइम शेड्यूल इज मिस्ड फ्रॉम 15 दिसंबर। अगर आप ठीक से काम ना कर पाए 15 दिसंबर तक तो क्या हमको जुर्माना लग जाएगा? द आंसर इज यस। द मैनेजमेंट however is of the view that liability cannot be treated as onerous. क्या यही आपकी क्वेरी है? वो कहता है मैनेजमेंट को लगता है कि लायबिलिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओनरस। ओनरस का मतलब होता है दागी। मैनेजमेंट को ये लगता है ये लायबिलिटी दागी नहीं है, मतलब ये लायबिलिटी नहीं आएगी। ये भाषा है भाई, आपको अंग्रेजी की प्रॉब्लम आई है इसमें, और कुछ नहीं है। नहीं आएगी, यह है लायबिलिटी। इसका मतलब ये है जो ओनरस है, जो ओनरस है वो लायबिलिटी है। जो ओनरस है वो लायबिलिटी है, ये ओनरस नहीं है। तो मुझे ये बताओ,
जो दागी नहीं है, जो लायबिलिटी नहीं है, क्या बैलेंस शीट में नोट में आना चाहिए? उन्होंने बैलेंस शीट के नोट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखा रखी है। क्या ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आनी चाहिए? द आंसर इज नो। जब ये ओनरस ही नहीं है तो ये लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। Note number 2, the company is not able to assess the final liability for a particular tax assessment pertaining to the assessment year 2001-2, wherein it has received a demand notice of 12 million. However, the company is contesting, यानी झगड़ रही है with the CIT appeals on the reporting date. क्या कंपनी अपनी कुछ लायबिलिटी को लेकर के, किसी टैक्स असेसमेंट को लेकर के डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा कर रही है? द आंसर इज यस। क्या ये झगड़ा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है? द आंसर इज यस, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। तो क्या ये नोट ठीक है? द आंसर इज यस। तो मुझे अभी तक ये बताओ ये नोट कंपनी ने गलत दिया हुआ है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है तो नोट किस बात का? ये नोट उसको अपने पास कंटिन्यू करना चाहिए। और ऑफ कोर्स फॉर्मेट मैं अपने पास इंड एस का बनाऊंगा, उन्होंने फॉर्मेट कोई और बना रखा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स वगैरह वगैरह। फिर कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एडिशंस, और ये वाला एडिशंस ये वाले यहाँ पर आ गए। रिजर्व फॉर फोर्सिएबल लॉस, लॉन्ग टर्म बैंक भी दे रखा है, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी भी दे रखी है, अनक्लेम डिविडेंड भी दे रखा है जो कि अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिलिंग इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी है। और डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे अगर कुछ नहीं लिखा होगा। फिर डेटर्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि डेटर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग गुड मोर देन 6 मंथ वाले हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी बेसिकली योर एजिंग। कंसिडर डाउटफुल है तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है तो आपको इसका एक क्या बनाना पड़ेगा? एक नोट बनाकर देना पड़ेगा अपने पास। प्रीत विहार बेटा, सेशन कब तक कंप्लीट होगा? ये क्वेश्चन मुख्य रूप में कराना है, इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो वो डिस्कस करेंगे बस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा 20 मिनट में हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल में लिखी हुई है इतनी शेयर, तो आपको इसका नोट देना पड़ेगा। टर्म लोन फ्रॉम द बैंक इज सो एंड सो, आल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑफ सो एंड सो मिलियन। मुझे इसमें कुछ मिस्टेक लगती है कि इतने का लोन है, इतने का ही इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैं एक बार चेक करूंगा कि इसमें कुछ गलती होगी, चेक कर लेंगे कि इसमें कितने अमाउंट है। तो इंटरेस्ट एक्रूड को हम कहाँ दिखाएंगे? इसको अपने पास अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, ठीक है? बच्चे ने कहा इसका अमाउंट 1110 है, तो ओके, इसका आंसर आप अपने पास करेक्शन लगा देंगे। इसका आंसर मतलब आंसर नहीं, करेक्शन लगा दो 1110। रिजर्व फॉर फोर्सिएबल लॉस इज क्रिएटेड अगेंस्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले भी आया था। मतलब ये कुल मिलाकर क्या कहना चाहता है? ये प्रोविजन है। इवेल्युएट एंड रिपोर्ट द एरर्स एंड मिस स्टेटमेंट्स एंड प्रिपेयर द करेक्टेड बैलेंस शीट। इंस्टीट्यूट का तो ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिंपली आपको इसको एज पर इंडिया सवाल को करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे क्विकली एज पर इंडिया। तो आप मेरी मदद करते जाइएगा। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 5, शेड्यूल 3। पहले क्या बनाना है आपने? पहले बनाना है आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, और क्विकली बताते जाओ। सबसे पहली आइटम कौन सी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दिस इज 11,000। इसके अलावा हमारे पास और आ रहे हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास कोई अदर इनकम नहीं है, इसके अंदर कोई भी अदर इनकम के बारे में लिखा हुआ नहीं है। नीचे भी जो आपको आइटम्स लिखे हैं उसके अंदर भी कोई अदर इनकम नहीं है। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आ रही है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, द अमाउंट इज ₹2400। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देती है, प्लस आपका ऑफिस का इशू हो सकता है। दिस इज 4400, क्योंकि आपके पास डेटा इतना दिया हुआ है तो ये हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1998। मुझे ये बताइए कि इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस? टोटल एक्सपेंस हो गया 8798। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट है 2202।
माइनस कर दिया टैक्स एक्सपेंस, और टैक्स एक्सपेंस का अमाउंट है 300, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? पीएटी का अमाउंट आ गया 1902। क्या हमारे पास कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आइटम आ रही है? फटाफट से बताओ, क्या कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आइटम आ रही है? नहीं आ रही है। मुझे फटाफट से बताओ आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? अर्निंग पर शेयर होगी 1902 डिवाइडेड बाय, आप अपने पास चेक कर लें आपके शेयर कैपिटल कितने की है, 200। तो डिवाइड करके बताएं कितनी आ गई। वंश ने कहा 9 रुपए 51 पैसे। हमें बनानी है इसके बाद सोकी। सोकी के अंदर आपके पास कौन सी आइटम आ गई? एक आइटम आ गई टोटल की, एक आइटम आ गई रिटेन्ड अर्निंग जो कि आपका प्रॉफिट है, एक आपके पास कैपिटल रिजर्व दिख रहा है जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा था, रिजर्व फॉर फोर्सिएबल लॉस नहीं आएगा। क्या आ गए? रिटेन्ड अर्निंग। मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है? रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 98, कैपिटल रिजर्व को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ओपनिंग में भी सेम होगा 1098। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में है 1902, और 1902 सारा का सारा इसी में आ गया 1902। इसके अलावा हमारे पास कोई डिविडेंड पेड वगैरह तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस इन दैट रिलेशन। अब आप टोटल लगा के मुझे बता सकते हैं। तो ये कितना अमाउंट हो गया? दिस इज इक्वल टू 1000, दिस इज इक्वल टू 8 2 10 1, ये 2000 पूरा हो गया, और ये हो गया 3000। चेक कर लेना। फिर उसके बाद हमने बनानी है जी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पर आ जाइए। बैलेंस शीट हम जब बनाएंगे तो उनकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे तो अपना ही फॉर्मेट चाहिए। तो सबसे पहली आइटम मैं अपने पास उठाऊंगा नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में मैं उठाऊंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि है 11,310। इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर मेरे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट आइटम आ रही है डेफर्ड टैक्स एसेट। इसके अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट के साथ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसको सेट अप करके बता दो। तो डेफर्ड टैक्स एसेट है 1000 का, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 400 का, तो नेट हो गया 600 का। आप इसका नोट बना देंगे, नोट में नहीं मान रहा हूं इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं नोट नहीं ड्राफ्ट कर रहा हूं। इसके बाद आ गए आपके पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की पहली आइटम होती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है? इन्वेंट्री का अमाउंट है 2000। फिर आ गए मेरे पास फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में मेरे पास आएंगी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स है नहीं है। फिर आ गए ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको नोट बनाना पड़ेगा, तो मैं नोट नंबर यहाँ पर दे दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितने का है? 2000। फिर आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट कितने का है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट है ₹2400। ये भी हमने अपने पास लिख दिया। और मुझे अब फटाफट से बताइए कि आपके पास यहाँ बैलेंस शीट में इक्विटी का अमाउंट कितने का आ गया? तो इक्विटी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, इक्विटी का अमाउंट विल रिमेन सेम। अदर इक्विटी के अंदर आप अपना अमाउंट डालिए, अदर इक्विटी का अमाउंट विल रिमेन 3000। इसके अलावा हमारे पास अगली आइटम कौन सी आ रही है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी में बोरोइंग। क्या आपको अपने पास फॉर्मेट पर पूरा कंट्रोल चाहिए? और वो फॉर्मेट पे कंट्रोल मेरे बोलने से नहीं आएगा, किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, अभी इतने चैप्टर में आपको ये आवश्यकता पड़ेगी कि ये चीजें अपने आप परफेक्ट हो जाएंगी। वैसे बोरिंग्स का मुझे अमाउंट बताइए। अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग का अमाउंट है 11110। क्या इसके अंदर भी आपके पास कोई आइटम रिड्यूस करनी है आपने? बोरिंग में भी आपने कोई वैल्यू रिड्यूस करनी थी। 1110 कम करके बता दो कितना आ गया। तो ये अमाउंट कितने का आ गया? 10,000 रुपीज बच्चे बोल रहे हैं, तो मैंने भी पूरा पूरा 10,000 लिख दिया। इसके अलावा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर आ गई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपके पास पहली आइटम कौन सी आ रही है? पहली आ रही है हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का अमाउंट कितने का है? ट्रेड पेबल का अमाउंट है 600। फिर आ गई मेरे पास अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। मुझे बताओ अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में आपके पास जो चीज आएगी वो क्या क्या आएगी? एक तो इंटरेस्ट एक्रूड आएगा जो आपने अभी लिखा था 1110। एक तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड भी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड कितने के हैं? अनक्लेम्ड डिविडेंड 6 के। ये भी हमने अपने पास लिख दिए। बिलिंग इन एडवांस यहां पर नहीं आएगा, बिलिंग इन एडवांस आपके पास अलग आइटम है। और हमारे पास कोई आइटम थी क्या? बस ये तो अदर करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन को बाद में लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1116। मुझे बताइए इसके अलावा आपके पास अदर करंट लायबिलिटी कितने की है और प्रोविजन कितने की है?
तो प्रोविजन का अमाउंट उसने आपको दिया हुआ है, प्रोविजन का अमाउंट उसका था 500, आपको अगर पता हो 500 प्लस एक रिजर्व फॉर फोर्सिबल लॉस भी था, तो दिस इज इक्वल टू 1500। और करंट लायबिलिटी जो बच गई थी वो बच गई थी 294। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट यहां तक तो हो जानी चाहिए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में उन्होंने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में 2 लिखी हैं, लेकिन आप उसमें से वही वाला नोट नंबर 2 को क्या कर देंगे, नोट नंबर 2 कॉपी पेस्ट। कहां से करेंगे? कॉपी पेस्ट फ्रॉम क्वेश्चन। सिर्फ एक आपने नोट देना है इसके अंदर, ठीक है? और इसके अलावा और कोई चीज इसके अंदर सवाल में है नहीं है। मुझे ये बताइए, किसी का नोट दिखाना है आपने? इसके अंदर बोरिंग्स में आपने अपने पास क्या किया था? बोरिंग्स के अंदर आपने अपने पास ये किया था, बोरिंग्स आपके पास थी 1110, माइनस कर दिया था 1110, तो ये आपके पास आया था 10,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मुझे यहाँ पर एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा? तो यहाँ लिख देना अपने पास गुड 0 to 6 months, फिर डाउटफुल लिख देना 6 से आगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वैसे आजकल ये एजिंग चलती है, आजकल ये वाली नहीं चलती है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही लेंगे। बच्चे ने कहा आपने ट्रेड रिसीवेबल 2200 लिखना था, ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल मैंने गलत लिख दिया था, दिस इज 2200। ये आ गया 2130, ये आ गया हमारे पास 80, और ये हो गया -10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2200। तो दिस वाज द सॉल्यूशन जो कि आपके पास प्रोबेबली क्वेरी में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मैंने इसको फटाफट से कर दिया कि आपके पास कोई क्वेरी ना बचे इसमें। 18510, 18510। शशि इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, और अब आप मुझे फटाफट से अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तब तक ये इसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, मैं भी कैमरे में नहीं हूं। आप फटाफट से अपनी क्वेरीज और भी भेजें जल्दी से जल्दी। हो गया? तो भाई कोई और क्वेरीज हैं आपकी, फटाफट से बताइए। नोट वन का की, अच्छा नोट वन की क्वेरी थी वो रिजॉल्व हो गई, ओके। इसके अलावा मैं अब आपकी क्वेरी सेशन में आपके क्वेश्चंस की इंतजार कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। Why reserve for foreseeable loss is taken as provision? पहली बात तो ये समझो कि साक्षी, रिजर्व फॉर फोर्सिबल लॉस ना ये पुराने जमाने में बनता था। इसका ये बेसिक मतलब क्या होता था, आप पढ़ते थे ना बचपन में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक चैप्टर आता था कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। वहां पर आप ये पढ़ते थे कि अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में लॉस एस्टिमेटेड है तो क्या प्रोविजन बनाते थे उसकी? फटाफट से बताओ साक्षी। क्या जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप अपने पास लॉस एक्सपेक्टेड होता था, प्रोविजन बनाते थे? साक्षी ने कहा उस प्रोविजन को बोलते थे प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉस। ओके, तो आपके लिए नाम नया है और कुछ नहीं है। तो रिजर्व फॉर फोरसीएबल लॉस, इनफैक्ट इट इज द प्रोविजन क्रिएटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविजन होती है। इन लोगों ने उसे कहां पर डाल दिया? रिजर्व इन सरप्लस में डाल दिया। उसी को आपने ठीक करना था अपने पास, ठीक है। इक्विटी एंड डेट्स एट एफबीटीपीएल एंड एफबीटीओसीआई। आर्ची, जो हमारे पास इक्विटी होगी, अगर वो इक्विटी है तो उसका ये ट्रीटमेंट है। हालांकि वो ज्यादा हम चर्चा आर्ची उसकी कहां पर करेंगे, उसकी ज्यादा चर्चा इंड एस 109 में पढ़ेंगे। तो आर्ची, दो तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या तो इक्विटी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या वो डेट में हो सकती है। अगर आप इक्विटी में करेंगे तो क्या ये एफबीटीपीएल पर करेंगे या एफबीटीओसीआई पे करेंगे? द आंसर इज यस। वैसे ही अगर डेट पर भी करेंगे तो एफबीटीपीएल पर करेंगे और एफबीटीओसीआई पर करेंगे। तो अगर ये एफबीटीपीएल है तो इसका हिट कौन लेगा? इसका हिट पीएनएल लेगा इन ऑल सिचुएशन। इसका हिट कौन लेगा? इसका हिट पीएनएल लेगा। और अगर आप ओसीआई की बात करते हैं तो इसका हिट कहां जाएगा? इसका हिट ओसीआई में जाएगा। बस फर्क इतना है कि आपका इंड एस 109 बोलता है कि ये नॉन रिसाइक्लेबल है। उसके पीछे क्या कारण है? वो कहता है ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव ही कमाने का नहीं था, तो हम पीएनएल में कभी भी नहीं डालेंगे। जबकि डेट में जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि आपका मिक्स्ड, जब आप ओसीआई में लिखते हैं तो मतलब आपका मिक्स्ड टारगेट था।
मतलब आपको ऑब्जेक्टिव था ब्याज भी कमाना है और मार्केट से भी पैसा कमाना है। तो इसमें अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट बाद में रियलाइज होता है तो हम इसको बाद में पीएनएल में डालते हैं, बिकॉज ये हमारे टारगेट में कवर होता है। इससे ज्यादा चर्चा हम लोग अपने पास कहां करने वाले हैं, वो किसी और जगह में करेंगे 109 में। रितिका कह रहे हैं कि सर ये जो एक्रूअल गेन्स होते हैं एम्प्लॉय के, वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, जो एक्रूअल गेन्स होते हैं, जो एक्चुरियल गेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हम अपने पास ना अनुमान लगाते हैं। तो हम अपने पास जब कुछ अनुमान लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो हम उनमें से कहते हैं 1000 एम्प्लॉइज के अंदर हम सिर्फ 98% एम्प्लॉइज को ही लीव सैलरी पे करेंगे, लेटर से ₹1 लाख लीव सैलरी। बताओ हम खाली 98% को क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि या तो बाकी जॉब छोड़ देंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड माई अजम्पशन। ओके ऋतिक, इसका मतलब हमने अपने पास जब अपनी लायबिलिटी बनाई, ये इसका नाम होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ठीक है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो इसका मतलब हमने अपनी ऑब्लिगेशन में क्या कोई अनुमान लगाया है? द आंसर इज यस। अब ये बताओ, क्या अगले साल ये अमाउंट बदल सकता है? हमने कहा नहीं नहीं भाई, 97% ही रहेंगे, बाकी तो हमारे पास छोड़ ही जाएंगे। तो क्या मेरे पास इसकी वजह से लायबिलिटी में कमी नहीं आ जाएगी? आराम से सोचें। बिकॉज ऑफ द चेंज इन योर अजम्पशन, एजम्पशन चेंज हुई, तो सेकेंड ईयर में आकर के, फर्स्ट ईयर में ये डेटा था, सेकेंड ईयर में आकर ड्यू टू चेंज इन एजम्पशन द लायबिलिटी हैज रिड्यूस्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्चुरियल गेन ऑन डीबीओ, यानी इसे बोलते हैं ये। और ये कहां जाता है? ये ओसीआई में चला जाता है और ये नॉन रिसाइक्लेबल होता है। प्रीत विहार पूछ रहे हैं ये मैट क्रेडिट क्या होता है? मैट क्रेडिट कुछ नहीं है। मैट क्रेडिट क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं बच्चों आपको फ्री पढ़ाना चाहता हूं। सारे बच्चे अब क्या खुश हो गए? आपके नहीं हुए? मैंने कहा मैं आपको फ्री पढ़ाना चाहता हूं। तो आप सारे खुश हो गए, आपने कहा बहुत बढ़िया शर्मा जी। पर मैंने कहा इससे मेरा गुजारा नहीं चलेगा ना, तो आप ऐसा करो, मुझे ना आप थोड़े से पैसे दे दो, मैं बाद में आपको रिफंड कर दूंगा, मैं बाद में आपको उसका क्रेडिट दे दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो देश चलाना है। तो सरकार पहले तो कंपनियों को क्या बोलती है कि तुम्हारे को हम एग्जम्पशन दे रहे हैं, मौज करो, तुम्हारा टैक्स हम नहीं लेंगे। पर सरकार कहती है सारे मौज करेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? तो सरकार उनसे कहती है मुझे कुछ टैक्स तो चाहिए मिनिमम, जिससे मैं देश चला पाऊं। तो इसका मतलब सरकार वो जो टैक्स लेती है मिनिमम, वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है। लेकिन लेना तो चाहिए नहीं था, जब उन्होंने कहा आपको एग्जम्पशन है तो फिर क्यों टैक्स ले लिया? सरकार इसका आपको क्रेडिट दे देती है। अब सवाल उठता है, आपने जब ये टैक्स पे किया तो आपका खर्चा थोड़ी ना है, आपने तो सरकार को उधार दिया है। वेयर यू विल शो दिस अमाउंट व्हेन यू पे द चेक। आप गवर्नमेंट को चेक काट के दे रहे हो, वो खर्चा नहीं है, बिकॉज सरकार आपको फ्यूचर में रिफंड कर देगी। दैट इज कॉल्ड मैट क्रेडिट विच इज शोन एज अ पार्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। शुभम कह रहे हैं ओसीआई फॉर रिक्लासिफाइड और नॉट रिक्लासिफाइड। शुभम देखो, आईएएसबी ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ चीजों को क्लासिफाई कर रखा है। दे आर ऑल रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। कुछ चीजों को बोल रखा है कि इनको कभी भी रियलाइज होने पर पीएनएल में मत डालना। इनको रियलाइज होने पर पीएनएल में मत डालना, उन्हें बोलते हैं आइटम्स विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड। और कुछ चीजों को वो बोलता है रिक्लासिफाई कर सकते हो, मतलब उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस में वापस डाल सकते हो। तो हमने उसके ऊपर एक एग्जांपल दिया था, जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व का जो प्रॉफिट होता है, क्या वो जब रियलाइज हो जाता है ऑन द सेल ऑफ एसेट, क्या मैं उस समय उसको अपने पीएनएल में डाल सकता हूं? द आंसर इज नो। इस चीज को बोला जाता है आइटम्स विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड। और कुछ चीजें रिक्लासिफाई हो सकती हैं, जैसे अभी हमने एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन में, वहां मैंने बोला जीबीपी। तो जीबीपी में भी मैंने बोला कि अगर मान लो जीबीपी आता है और आप रिलायबल है उसकी वैल्यूज पर, तो उसे ओसीआई में डाल दें।
लेकिन मैंने कहा वो पीएनएल में कभी भी नहीं जाएगा, वहां से वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, यानी दैट कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। जो कभी पीएनएल में लौट कर नहीं जाएगा उसे बोलते हैं विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड और रिसाइकिल्ड, ठीक है। हाँ, टेस्ट आपका मंडे को देंगे। कैश फ्लो हेज और गेन क्या होता है? आरची बेटा, कैश फ्लो हेज अभी 109 में पढ़ेंगे, वहां पर आपको हेजिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताएंगे। टेम्परेरीली अभी आप उसको शेड्यूल 3 के एंगल से ही सिर्फ सुनो कि कैश फ्लो के हेज के अंदर अगर कोई गेन लॉस होता है तो वो रिसाइक्लेबल है। इतना बोला हमने। ओसीआई नॉन रिसाइक्लेबल पिछले साल का बैलेंस भी दिखाएंगे। जो पिछले साल का बैलेंस होता है ओसीआई का, वो सोकी में आ रहा होता है। इसका मतलब ओसीआई में जो आता है सिर्फ उसी साल की आइटम्स आ रही होती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा रिक्लासिफाई कैसे करते हैं, तो किसी जगह पर मैं एक चर्चा करूंगा, वहां पर आपको रिसाइकिल करके दिखाऊंगा। If two subsidiaries are held for different purposes, can these be treated as two different classes? The answer is yes. If the objective of holding subsidiary is to sell it in the near future, it has a different objective. If the objective of subsidiary is so that your supply chain is proper, भाई मैंने सब्सिडरी क्यों बना रखी है, ताकि मेरी सप्लाई चेन ठीक चलती रहे, मेरे को रॉ मटेरियल ठीक मिलता रहे, तो ये अलग ऑब्जेक्टिव हो गया। और सब्सिडरी बेचने के लिए रखी है तो अलग हो गया। द सब्सिडरीज कैन हैव टू डिफरेंट क्लासेस, देयरफॉर अगर दो डिफरेंट क्लासेस है तो आप उन दोनों पर अलग अलग पॉलिसीज लगा सकते हैं। If Ind AS is applicable to subsidiary company, it is applicable to holding company, even if doesn't apply Ind AS requirement. The answer is yes. शिवम ने कहा कि अगर एक Ind AS एक सब्सिडरी कंपनी को लग रहे हैं तो क्या होल्डिंग कंपनी को लगाने जरूरी है? द आंसर इज यस। इसके ऊपर कल एक चर्चा हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो चर्चा ये हो रही थी कि ये है इंडिया, ये है आउटसाइड इंडिया, और यहां पर आपने इंडिया में क्या कर रखा है, इंडिया में आपकी एक सब्सिडरी है जो कि लिस्टेड है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा था उसकी बात कर रहा हूं। उसकी ये पेरेंट है जो कि आउटसाइड इंडिया है। ये बताओ, जो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स हैं 2015 लिस्टेड पर अप्लाई करेंगे, तो क्या ये सब्सिडरी अपने पास इंड एस अप्लाई करेगी? द आंसर इज यस, इंड एस अप्लाइज। क्या इसकी वजह से हम बॉर्डर पार कर पाएंगे कि बॉर्डर पे आगे रुक जाएंगे? क्या बॉर्डर पार कर पाएंगे? भाई इंडिया से बाहर तो आपके रूल्स जाएंगे नहीं ना। तो ऐसी तैसी ये बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी लगी हुई है, अब आप यहां से आगे जा नहीं पाएंगे। तो क्या पेरेंट अपने पास इंड एस अप्लाई करेगी? पेरेंट अपने पास इंड एस अप्लाई नहीं करेगी। इधर से ही बच्चे ने क्वेश्चन डाला कि इसकी एक और सब्सिडरी है, एक और सब्सिडरी है जो कि नॉन लिस्टेड है और छोटी सी है। यानी उसकी नेटवर्थ भी छोटी सी है। क्या इस पर अप्लाई हो जाएंगे ड्यू टू दिस सब्सिडरी? तो मेरे बच्चों, ये दोनों को बोलते हैं फेलो सब्सिडरी। इनको क्या बोलते हैं? फेलो सब्सिडरी। कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में वर्ड फेलो सब्सिडरी नहीं लिखा। इसका मतलब क्या इंड एस इस रूट से यहां जा सकते हैं? द आंसर इज नो। जस्ट बिकॉज फेलो सब्सिडरी है, क्या हमारे पास यहां आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इन्हें यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें पहले बाहर जाकर फिर आना पड़ेगा। अगर मान लो यहां से पेरेंट पे लग जाते तो पेरेंट से इस पर भी लग जाते, लेकिन क्या ये सब्सिडरी पेरेंट पर लगा पाई? बॉर्डर आ गया था बीच में। इसका मतलब ये चूंकि बाहर ही नहीं जा पाए, तो क्या ये लौट करके इधर आ पाएंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो इंड एस। हाँ, अगर ये भी लिस्ट हो जाती है, लिमिट पार कर दी तो हो जाता। तो ये मैंने आपको बताया कि दिस वाज बेसिकली द डिस्कशन दैट यू वर हैविंग यस्टरडे इन द ग्रुप। प्लीज एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल आइटम। मुस्कान, एक्सेप्शनल आइटम असल में वर्ड जो है ये अमेरिका से आया हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सेप्शनल अदरवाइज। ओके, तो अमेरिका में आया हुआ है एक्सेप्शनल वर्ड, लेकिन इन्होंने इंडिया में डाल दिया। तो अब उसके अंदर ना हम लोगों ने जुगाड़ से एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट दे दी इंडियस 1 में। हमने कहा भाई एक्सेप्शनल का मतलब तो पता नहीं है, तो हमने एक छोटे से एग्जांपल दे दिए कि ये हो सकती हैं, लेकिन वो इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, उसको कोई मानता नहीं है। वो लिस्ट में कौन कौन सी आइटम्स हैं? जैसे कि डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जैसे कि रेट्रो
रेट्रो लॉ के चेंजेस से होने वाले नुकसान, उन लिटिगेशन बेनिफिट्स या रिवर्सल ऑफ प्रोविजन या गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई या गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आइटम्स आती हैं। लॉस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये सब आइटम्स वहां पर दी हुई हैं। ये आइटम्स किसी भी काम की नहीं है, भूल जाओ, इनका आपने कुछ नहीं करना है। तो एक्सेप्शनल आइटम आपके पास पूरे के पूरे सीए फाइनल में कभी भी नहीं आएंगी। यानी आपको सिर्फ मैंने बता दी, थ्योरेटिकली आपको चाहिए नहीं है। क्वेश्चन 1 में लैंड रीवैल्यूड हुई है, डीटीएल नहीं बनेगा। टेस्ट आज होगा नहीं, टेस्ट तो अब मंडे को होगा। क्वेश्चन 1 में लैंड रीवैल्यू हुआ है। क्वेश्चन 1 में लैंड रीवैल्यू हुआ है। हाँ, क्वेश्चन 1 में लैंड रीवैल्यू हुआ है पर डीटीएल नहीं बना। बताओ क्यों? क्वेश्चन 1 में लैंड रीवैल्यू तो हुआ पर डीटीएल नहीं बना, बिकॉज आपका टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मौज करिए। ओके, गुड्स इन ट्रांजिट कहां पर आएंगे? ये स्टॉक होता है। इंडियस किस किस पर लगेगा? दिशा, आपको इसके लिए फर्स्ट क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। वाई वी डू नॉट इंक्लूड ओसीआई इन द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस? इसका कारण इंडियस 33 है। हमारे पास अर्निंग पर शेयर जब लेते हैं तो ओसीआई आर अनरियलाइज प्रॉफिट, दे आर नॉट अर्निंग्स फॉर द शेयर होल्डर, उनको नहीं लिया जाता। इसकी बाकी चर्चा हम इंडियस 33 में करेंगे। टेम्परेरीली आपका ओसीआई अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता ईपीएस में। अगर पेरेंट इंडिया की होती तो क्या इस केस में एप्लीकेबल हो जाता? बताइए। अगर ये पेरेंट इंडिया के अंदर होती, अगर ये पेरेंट इंडिया में होती, तो क्या इसकी वजह से यहां पर भी इंडेस आ जाते और इसकी वजह से यहां पर भी इंडेस आ जाते? द आंसर इज यस। बट अगर मान लो ऐसा होता, तब जो आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो उसमें ऐसा था। शुभम कह रहे हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम इंडिया 33 पढ़ेंगे मेरे बच्चे। ये शेड्यूल 3 की चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज उठाएंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ उसी की चर्चा शुरू कर देंगे। आई हैव टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शेड्यूल 3 जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं। और इसके अलावा, और इन थ्योरी वी विल यूज वर्ड रिसाइक्लेबल और रियलाइजेबल। अक्षत, हम अपने पास रिसाइकिल वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या रिक्लासिफाई का करेंगे? रियलाइजेबल वर्ड तो कभी भी यूज नहीं करेंगे। अच्छा, और अभी कोई क्वेरी नहीं आ रही है? मैं इस समय इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के, और कोई क्वेरी मेरे पास नहीं आ रही है। असल में इससे जल्दी हो जाती है क्वेरी। अगर मैं आपसे ऑडियो लूंगा ना तो फिर टाइम लग जाता है उसके अंदर। डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 31 मार्च की एडजस्टमेंट शो की और बैलेंस शीट में होगी? द आंसर इज यस। अगर डिविडेंड 31 मार्च को डिक्लेयर्ड है तो सोकी के अंदर आपको डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल के नाम से उसे दिखाना पड़ेगा। सुधांशु, एक क्वेश्चन में आया भी था, आई एम नॉट श्योर कौन से क्वेश्चन था, बट देयर वाज वन क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो बताएंगे फटाफट से। डिविडेंड इन क्वेश्चन नंबर 2, डिविडेंड इन क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 3 अप्रैल को डिविडेंड बटा हुआ है। तो 3 अप्रैल को बटा हुआ है तो 31 मार्च को तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो वो एडजस्ट ही नहीं होगा। ये सिर्फ प्रपोज्ड डिविडेंड की तरह इसका फुटनोट दिया जाएगा, यानी दिस इज योर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ओके, आप उसकी डेट ध्यान से पढ़िए, वो 3 अप्रैल लिखा हुआ है, इसलिए उसकी चर्चा हम लोगों ने नोट्स में की होगी। और कोई पॉइंट है तो बताइए फटाफट से। एक क्वेश्चन एज्यूम किया था 31 मार्च। वंश, किसी क्वेश्चन में डिविडेंड वो कह रहा है आपने 31 मार्च को भी एज्यूम किया था। वो किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि डेट लिखी नहीं होगी, तो वहां मैंने अपने पास आपको बोला होगा कि आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर कि ऐसा कुछ हल्का हल्का मुझे ध्यान है किसी सवाल में डिविडेंड को लेकर आपने ऐसा कहा था, तो मैंने उसमें एज्यूम किया था, बट मुझे ध्यान नहीं कौन से क्वेश्चन में ऐसा किया था आपने। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स डेफर टैक्स, इट इज सेम एज एएस 22। ऋषिकेश, ऐसा नहीं है। एएस 22 में जो डेफर टैक्स कैलकुलेट होते थे और इंड एस 12 में जो करते हैं, एएस 22 में छोटी टर्म थी डेफर टैक्स की, इंड एस 12 में बड़ी है। इसका मतलब जो आप डेफर टैक्स एएस 22 में बनाते थे वो तो बनेंगे ही बनेंगे 12 में, कुछ और भी चीजों पर बनेंगे जो इंड एस 22 पर नहीं बनते थे। एग्जाम्पल एक रीवैल्यूएशन का ही समझ लो कि रीवैल्यूएशन रिजर्व पर एएस 22 में डेफर टैक्स नहीं बनाते थे पर 12 में बनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि एएस 22 एक नैरो आइटम थी डेफर टैक्स की, इंड एस 12 उसका वाइडर कॉन्सेप्ट है। हाँ, शुभम कह रहे हैं क्वेरी सेशंस पर लिमिटेड व्यू है, अनलिमिटेड है। जितने मर्जी, क्वेरी सेशन में कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। हम ना उसे काउंट कर रहे हैं, ना वॉच टाइम में आएगा ना कहीं और। क्वेरी सेशन इज क्वेरी सेशन। ओके। हाँ, वंश कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 था। और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई आप लोगों की क्वेरीज नहीं है, बार बार रुकना पड़ रहा है हमको। तो आपको हम आज यहीं तक की चर्चा समाप्त कर रहे हैं।
और इसका मंडे को आपको टेस्ट लेंगे। मंडे मॉर्निंग में आपको मैं बता दूंगा और मंडे शाम को आपका टेस्ट लेंगे शेड्यूल 3 का। तो तैयारी कर लीजिएगा। टेस्ट कैसे होगा मंडे को एक्सप्लेन करूंगा और आप मंडे शाम को टेस्ट दे देना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। बाय बाय।